With over 2 selections in Bihar Higher Judicial Services, 3 selections in Chhattisgarh Higher Judicial Services, and over 40 selections in 32nd Bihar Judicial Services. भाई साहब हमारा साल तो बहुत लाजवाब जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो ना कि आने वाला समय आपका भी अच्छा जाए, we have a golden opportunity for you, a Judiciary Foundation program where you will get to learn from a judge how to become a judge. इस प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो आपको चाहिए। Interactive classes, exam-oriented study material, dedicated sessions for mains answer writing and for judgment writing. और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में और जानकारी चाहिए ना तो नीचे दिए नंबर पर तुरंत कॉल करिए। Hello everyone, my name is Nishya and I have secured 43rd rank in Bihar Judicial Service Examination. So today I am going to share my strategy for the preparation of Bihar Judicial Services Examination or of any of the upcoming judicial examination. Before delving into my strategy part, I'll briefly let you know about myself and my educational background. So I've completed my 10th and 12th from Bihar only. Thereafter, I completed my BA LLB from KLE Law Societies, Bangalore in year 2021. And I have also secured a gold medal and rank in the Karnataka State University. Thereafter, I pursued my LLM in year 2022 from Gujarat National Law University, Gandhinagar in year 2022, and I also secured their gold medal in the subject of Constitutional and Administrative Law. Thereafter, I applied for the NET and JRF examination and I cracked both NET and JRF in year 2023. Thereafter, vacancies were rolled out for the Bihar Judicial Service Examination and I filled the form of it, and this was my first attempt. सो अब स्ट्रैटेजी की रही बात, तो ये एग्ज़ामिनेशन 3 फेजेस में होती है जैसा सबको पता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हम एक एक करके तीनों फेजेस को ब्रेक डाउन करके अपनी स्ट्रैटेजी को मैं बताना चाहूँगी ताकि इस प्लेटफॉर्म और इस माध्यम से आप लोगों तक के लिए पहुँच सके। रही बात प्रीलिम्स की तो और मेंस की और इंटरव्यू की, तीनों का अप्रोचेस बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, तीनों का डिमांड बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी मेरी सेल्फ प्रिपरेशन थी अंडर द मेंटरशिप ऑफ माय टीचर। मैंने अपनी प्रिपरेशन 3rd ईयर और 4th ईयर आते आते ही स्टार्ट कर दी थी कॉलेज में, जब मैं यूजी में थी। और ये मैं डीकेटी के माध्यम से बिल्कुल बताना चाहूँगी कि आप कॉलेज की पढ़ाई करते करते भी आप प्रिपरेशन जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की बेहतरीन रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने किया और ये टेस्टिमनी इस फैक्ट का कि आपको किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी और आपके प्रिपरेशन में भी, दोनों आप एक साथ बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैंने सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड किया और देखा कि क्या क्या उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। उस सब्जेक्ट के हिसाब से मेरे जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट क्लैश करते थे उसको मैं प्रायोरिटाइज़ करती थी। फॉर एग्जांपल इस सेमेस्टर में अगर प्रोसीजर का सब्जेक्ट है तो मैं प्रोसीजर के सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ती थी। ऑल्दो मैं सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ती थी, लेकिन मैं थोड़ा नोट मेकिंग या फिर उस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती थी ताकि प्रायरली मेरे कुछ नोट्स बन सकें। तो ऐसे करते करते 50 to 60% मैंने काम अपने यूजी में ही कर दिया था। खास करके कुछ सब्जेक्ट जैसे प्रोसीजरल लॉ जिसमें आपका सीपीसी, सीआरपीसी एविडेंस आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये चीज़ें मैंने अपने कॉलेज डेज में ही इसको कवर अप कर लिया था। तो आप कॉलेज के साथ साथ बिल्कुल ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और किसी कोचिंग का हेल्प नहीं। मेरा मेंटरशिप मुझे कॉलेज में ही एक टीचर थे मेरे मेंटोर हर्ष प्रताप सिंह सर, उनके गाइडेंस में मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था। रही बात अब प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स यहाँ 250 मार्क्स के होते हैं। 250 मार्क्स में आपके 100 मार्क्स जीके जीएस के होते हैं और 150 मार्क्स लॉ के होते हैं। जीके जीएस थोड़ा मेरा कमज़ोर रहा, इस पर मुझे काफ़ी वर्क करना पड़ा, लेकिन मैं यहाँ एक ऐड ऑन करूँगी पॉइंट को कि जो चीज़ आपका ऑलरेडी फोर्टे है, जिस चीज़ को आप बढ़िया से पढ़े हो और जानते हो, जिसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हो, उस चीज़ों को आपको उसका नंबर बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है और वो और बेहतर करना है। मेरा जैसे लॉ शुरू से बेहतर रहा और जीके जीएस में मुझे काफ़ी काम करना पड़ा, क्योंकि मैंने जब नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी तो काफ़ी सारे सब्सटैंटिव लॉ मैंने कवर अप कर लिए थे। रिलीफ में थी कि कुछ सब्जेक्ट्स मेरे ऑलरेडी कवर अप किए हुए हैं। तो बेसिक या ये कह सकते हैं कि अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है लॉ का, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली और आप बहुत अच्छे से बेहतरीन रूप से अपना परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं।
जैसे कि LLM से लेकर JRF तक की प्रिपरेशन जो मेरी लॉ की रही, कहीं ना कहीं समहाउ वो मुझे जुडिशरी के एग्ज़ाम में भी हेल्प की। तो GK GS की अगर बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने घटना चक्र का प्रयोग किया था, और स्पेशली घटना चक्र में हिस्ट्री का और साइंस का और पॉलिटिकल साइंस का। मैंने ज्योग्राफी के लिए भी बस इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चंस लगा पाई थी, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को टच नहीं किया था, टाइम भी नहीं मुझे मिल पाया था। तो प्रीलिम्स के लिए मैं एक मिसलेनियस की नोटबुक रखा करती थी। जैसे कि अगर बिहार का आप क्वेश्चन पेपर डिकोड करें तो आपको ये समझ में आएगा कि मिसलेनियस भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मेल, टाइगर रिजर्व न्यूली एडेड कहाँ हुआ, नेशनल पार्क कहाँ है, या कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ है, इलायची का उत्पादन कहाँ है, कुछ मेटल्स के उत्पादन का पूछ लेंगे। तो इन तरह की चीज़ें, CM गवर्नर चेंज होते रहते हैं, आपके पास एक अपडेटेड कॉपी में लिस्ट होनी चाहिए जो अपने आप हाथ से लिखें, ताकि आपको ये याद रहेगा कि कहाँ क्या चेंज आया है। तो ये सब हैबिट में आपको डालना होगा। ये एक पतली सी नोटबुक बनाकर आपको इस तरह से इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ भी काफ़ी पूछी जाती है GK GS के पेपर में। और स्टैटिक पार्ट के लिए आपको मैंने पहले बताया, जैसे कि मैंने लूसेंट और घटना चक्र का प्रयोग किया। तो मैं पहले लूसेंट से पढ़ लेती थी, और घटना चक्र के आगे आपको क्वेश्चंस के बाहर ऊपर में पहले 2-3 पन्नों का नोट्स रहता है, उसको भी मैं पढ़ती थी, और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी। घटना चक्र में आपको काफ़ी अच्छा संग्रह मिल जाएगा क्वेश्चंस का, तो आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो GK अपने में काफ़ी हिस्ट्री पार्ट वेटेज कैरी करता है 30 to 35 मार्क्स, तो उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ी। वैसे आपका एक मार्क इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, क्योंकि 1 मार्क से ही आपका सिलेक्शन होगा और 1 मार्क से ही सिलेक्शन रुकेगा। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है 1 मार्क से निकलते, जो कि वो भी इक्वली मेरिटोरियस रहे, बट कहीं ना कहीं हार्ड लक कहे या फिर स्ट्रैटेजिकली थोड़ा एम्बिग्यूटी में रहे, या फिर जो भी हो हार्ड लक। तो मैंने इस चीज़ों पर इसलिए मैं फोकस करके आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि 1 मार्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। और मैंने करंट अफेयर्स लगभग 1 साल के कवर किए थे। अगर आपके पास टाइम है तो 1.5 ईयर भी आप कर सकते हो। मैंने एड्यूटेरिया और स्पीडी दोनों का ही यूज़ किया था। स्पीडी में आपको 1 लाइनर ईजिली मिल जाते हैं, तो 1 लाइनर के लिए आप स्पीडी रेफर कर सकते हैं, और एड्यूटेरिया में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट टाइप की भी आपको नोट मेकिंग मिल जाएगी, तो वो मेंस में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का होगा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है और इसको अच्छे से करना है। साइंस के लिए मैंने उपकार पब्लिकेशन की एक बुक आती है GK की, उसको लिया था, और लॉ फाइटर पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको यूज़ किया था। और मैंने 6 to 10 तक की NCERT का हैंडमेड खुद का नोट्स बनाया था, जो कि ऐसे तो आपका अब 6th और 7th 8th 9th 10th के NCERT पढ़ोगे तो 200 300 पन्ने के वो होते हैं, लेकिन वो आपका सब कुछ रेलिवेंट नहीं है। जो आपका क्रक्स है वो 10 से 12 पन्नों में निकल जाएगा, तो आपके कुछ पूरे नोट्स 30 पन्नों में पूरे नोट्स बन जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप क्राउन पब्लिकेशन या फिर कोई भी पब्लिकेशन की एक बुक को खरीद सकते हैं, जिसमें आपका पूरा समरी 6 to 10 तक का होगा। उसमें कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ नोट मेकिंग, डू यू नो करके ब्रैकेट्स में कुछ डालते हैं, कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स होंगे, आप उसको भी अच्छे से मगअप करें, याद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फैक्चुअली भी साउंड होना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो। और बेयर एक्ट प्रोफाइलिंग, अगर लॉ की बात करें फिर, तो बेयर एक्ट प्रोफाइलिंग बिल्कुल ही ज़रूरी है। बेयर एक्ट प्रोफाइलिंग से मैं समझाना चाहूँगी कि मैं क्या करती थी। मैं कोई भी एक्ट उठाती थी, कोई भी लॉ उठाती थी, तो एक उसके शीट पर, या फिर आप इंडेक्स में भी ये काम कर सकते हैं। इंडेक्सिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए उसमें कितने सेक्शंस हैं, आपको ये याद होना चाहिए कितने चैप्टर्स में और पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, आपका ये याद होना चाहिए आपको उसमें कि प्रेसिडेंशियल असेंट इसे कब मिला, इन्फोर्समेंट में कब आया, आपको सारे अमेंडमेंट लेटेस्ट टिल डेट जो भी हैं उसमें आपको वो याद होना चाहिए। हर एक सेक्शन को आपको कवर टू कवर पढ़ना होगा, ऐसा एक भी प्रोविजन नहीं है जो आप मिस आउट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, लाइक अ ओशन। आपका कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन कि स्केड्यूल्स जो एनेक्स्ड होते हैं लास्ट में, आपको एक सरसरी निगाह से उस पर भी नज़र डाल के जाना है कि कोई पॉइंट मिस ना हो।
और हर एक सब्जेक्ट की प्रोफाइलिंग मैंने ऐसे ही की, इंडेक्स से लेकर प्रोविजन से लेकर सब कुछ। तो अगर आप बेयर एक्ट पे आपका कमांड है तो आप 60 to 70% आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स की हो गई समझो। और रही बात सब्जेक्ट्स की, तो करीब करीब यहाँ 19 से 20 सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाएंगे, और जिसमें कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं और कुछ माइनर सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम उसके भी फ्रेगमेंट्स में आए तो 150 मार्क्स के लॉ में 100 मार्क्स मेजर सब्जेक्ट्स एंड 50 मार्क्स ऑल ओवर माइनर सब्जेक्ट होते हैं। और उसमें भी अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के करीब करीब आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको टॉर्ट्स के भी अच्छे क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पर्सनल लॉ अपने में 20 मार्क्स कैरी कर लेगा। ऐसे ऐसे करके प्रोसीजर से आपका प्रीलिम्स में कम क्वेश्चन रहता है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको पर पेपर, या मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो करीब करीब आपके प्रोसीजरल लॉ से 5 ऑन एन एवरेज 3-5 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, और माइनर से भी आपको 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको अगर मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो कंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पर्सनल लॉ, ये आपको काफ़ी अच्छे से करना है। ये खुद में मिला के आपको लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। और बाकी आपको स्पेसिफिक रिलीफ, इक्विटी, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएबल, पार्टनरशिप, शोगा, ये सबसे अभी कंपनी से भी आपको 2-3 करके क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैंने सबसे पहले सिंगल्स को सॉल्व किया था। सिंगल पब्लिकेशन की जो क्वेश्चनएयर बुक आती है वो आपको 3 वॉल्यूम या 4 वॉल्यूम में आती है। आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन उसमें से लगा सकते हैं। और अगर आपकी सिंगल्स की वॉल्यूम ख़त्म हो गई तो आप यूनिवर्सल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सिंगल्स को पहले ख़त्म किया, उसके बाद मैं यूनिवर्सल्स को भी सॉल्व की थी। कुछ आंसर की आपको गलत भी मिलेंगे जो आपको क्रॉस चेक करने होंगे, तो मैं ऐसा करती थी कि उस क्वेश्चन को खुद से ही क्लिक करके अपने फ़ोन में रख कर खुद के ही ग्रुप, मैंने एक व्हाट्सअप पे माई सेल्फ करके जो आता है उस पर मैं भेज दिया करती थी, और उसको मैं रात में कितने क्वेश्चंस मेरे इकट्ठे हो गए, किन किन क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो मैं सारे क्वेश्चन को अपने किसी फ्रेंड से या फिर अपने मेंटोर से पूछ के उससे डाउट क्लियर करती थी। ये मेरा पूरा डेली स्केड्यूल होता था। तो आपको कहीं ना कहीं एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपको मे बी आपका वो मंथली हो सकता है, या फिर वो आपका वीकली हो सकता है, या वो डेली हो सकता है। तो मैं जब भी मेरी स्टडी रूम थी उसके आगे मैंने एक वाइट बोर्ड लगा रखा था, जिसमें मैं अपनी पूरे दिन की दिनचर्या क्या होगी उसको मैं लिखती थी, और टारगेट्स मेरे क्या होंगे। तो आई ऑलवेज यूज टू सेट हाई टारगेट्स, क्योंकि अगर मैं 80% ही कर सकती हूँ तो मैं 100% 120 टारगेट लेकर चलती थी, ताकि मैं उसके आसपास कहीं अचीव कर पाऊँ। तो ये मेरा दिन का रहता था। और MCQ प्रैक्टिस, मैं किसी टॉपिक को पढ़ती थी। फॉर एग्जांपल मैंने फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा, तो करीब करीब इसमें जितने क्वेश्चन फिर मुझे मिले, मैंने फिर रात में मैं समय बांट दिया करती थी कि सुबह मैं पढ़ूंगी, रात में क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, या सुबह उठ के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, रात में फिर मैं रिवाइज करूंगी। इस तरह से मेरी पूरी प्रीलिम्स की जर्नी रही। प्रीलिम्स की जर्नी में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपका 70% तो लॉ पेपर जो भी है आपका बेयर एक्ट से कवर हो गया, लेकिन बाकी 30% के लिए आपको अपडेटेड रहना होगा। आप बुक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लाइव लॉ से अपडेटेड हो सकते हैं। जो क्वेश्चन खास करके लैंडमार्क जजमेंट्स भी यहाँ पूछे जाते हैं, तो आप परीक्षा मंथन की भी बुक यूज कर सकते हैं, जिसमें सीरीज ऑफ केस लॉज दिए हुए हैं। कभी कभी यहाँ कोई लैंडमार्क केस के बेंच का स्ट्रेंथ, जस्टिस के नेम, या फिर आपका कौन से केस का कौन सा ईयर है, ये सब भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सब के लिए भी एक पतली सी कॉपी बना सकते हैं, जिसमें आप मिसलेनियस केस लॉज एंड फैक्ट्स, मेरी एक जैसे कॉपी थी मिसलेनियसली, उस पर मैंने सब्जेक्ट नेम केस लॉज एंड फैक्ट्स लिखा था, जिसमें मैं केस लॉ या फिर कुछ पॉइंट जो मुझे बार बार मैं जो भूल रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा प्रीलिम्स में कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, आप बार बार कहाँ गलत हो रहे हो। तो वो गलतियों को मैं पेज पर उस बुक में नोट कर लिया करती थी, और फिर मैं उसे रिवाइज करती थी। तो आप कम से कम प्रीलिम्स देने के पहले 20,000 क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम के पहले बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ भी मिलते हैं, तो आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ को भी ऑप्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी पता चले और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको मिले कि
कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। With over 2 selections in Bihar Higher Judicial Services, 3 selections in Chhattisgarh Higher Judicial Services, and over 40 selections in 32nd Bihar Judicial Services. भाई साहब हमारा साल तो बहुत लाजवाब जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो ना कि आने वाला समय आपका भी अच्छा जाए, we have a golden opportunity for you, a Judiciary Foundation program where you will get to learn from a judge how to become a judge. इस प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो आपको चाहिए। Interactive classes, exam-oriented study material, dedicated sessions for mains answer writing and for judgment writing. और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में और जानकारी चाहिए ना तो नीचे दिए नंबर पर तुरंत कॉल करिए। सो कंक्लूडिंग माई प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी, आपको बेयर एक्ट पे कमांड, बेयर एक्ट की प्रोफाइलिंग, इंडेक्सिंग पे बहुत ध्यान देना है। आपको कवर टू कवर प्रोविजंस के हर एक लाइन को पढ़ना है, इवन कहाँ प्रोवाइडेड लिखा है, कहाँ नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, कहाँ नॉट विथ स्टैंडिंग है, कहाँ एक्सेप्शन है, कहाँ कौन सा अमेंडमेंट ऐड हुआ, सब कुछ। मतलब जस्ट लव योर बेयर एक्ट, योर बेयर एक्ट इज बाइबल, ऐसा आपको समझ लेना है। उसी बेयर एक्ट के साथ आपको, क्योंकि ये प्रिपरेशन की जर्नी कोई छोटी जर्नी नहीं है, करीब करीब आपको 2 साल लग जाएंगे, तो उस बेयर एक्ट से आपको इतना प्यार होना चाहिए कि जो मोस्ट प्रीशियस थिंग आपके लाइफ में होना चाहिए वो आपका बेयर एक्ट होना चाहिए। अब मैं मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करूंगी, जो मैंने पर्सनल स्ट्रैटेजी अपनाई। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी प्रिपरेशन करीब करीब 3rd-4th ईयर से स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने पहले सेग्रीगेट कर लिया था कि कौन से सब्जेक्ट्स को मैं थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करूं या फिर नोट मेकिंग कर लूं, एटलीस्ट कि मेरे पास नोट्स तैयार रहें। क्योंकि आपके पास अगर नोट्स तैयार हैं तो आपका 50% काम खत्म हो गया, फिर बस आपको रिवाइज करना है, बस रिवीजन करना है, बार बार उसको रिवाइज करना है। और कुछ पॉइंट जैसे आपको लगते हैं कि कुछ न्यू जजमेंट्स आ गए या फिर कुछ आप कहीं अच्छा पढ़ लिए, तो आप अपने क्वेश्चंस आंसर को कैसे रिफाइन कर सकते हो, कैसे पॉलिश कर सकते हो, तो आप उसमें ऐड ऑन करें। तो करीब करीब मेरी CRPC की, एविडेंस की और CPC की, ये सब कुछ नोट्स मेरी कॉलेज डेज की, UG की जो बनी हुई थी, जो मैंने अपने मेंटोर के गाइडेंस में बनाया था, उसका मैंने काफ़ी यूज़ किया। और वो सारे नोट्स को, क्योंकि मेरा 1 ईयर का गैप हो गया था, 21 में मैं पास आउट हुई UG, और उसके बाद फिर मैंने LLM परस्यू किया। तो LLM काफ़ी 1 साल का रिग्रेस प्रोग्राम था, काफ़ी रिसर्च पेपर एंड एवरीथिंग काफ़ी रिग्रेस था। तो अब मेरे को बहुत टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं अपने नोट्स को रिवाइज कर पाऊँ, तो कहीं ना कहीं 1 साल का वो गैप हो गया था। लेकिन जैसे ही मेरा LLM ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर मैंने नेट JRF की प्रिपरेशन की, तो सब्सटैंटिव लॉ मैंने कवर किए, तो मैंने नोट्स को रिवाइज स्टार्ट करना वहाँ से स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर मुझे काफ़ी नोट मेकिंग पे जो मेरा बिल्कुल आई वॉज क्लूलेस कि मेरा नोट्स कहाँ है, क्या पढ़ना है, क्योंकि नोट्स बने हुए थे पर मैं उस कनेक्शन में नहीं थी। इसलिए रिवीजन बार बार नोट्स का ज़रूरी है। अगर आप नहीं रिवाइज कर पाते हो तो अगेन यू आर बैक टू स्क्वायर ज़ीरो, फिर से आप भूल जाओगे, क्लूलेस हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा, वो पाइलअप होते चला जाएगा और वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते रहेगा। और थ्रू आउट द जर्नी फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट से बचना है। तो उसके लिए एक ही चीज़ है कि आप कंटेंटफुल रहें, आप रिवाइज करते रहें। तो नोट्स मैंने क्या किया कि PYQ 10 साल के PYQ को निकाला। मैं काफ़ी स्पेसिफिक रहूँगी ये बताने के लिए, क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम्स बहुत कुछ आप सुन चुके होंगे और काफ़ी खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से आप समझ भी चुके होंगे। तो मैं स्पेसिफिक चीज़ बताऊँगी जो मुझे हेल्प की, तो शायद आप लोगों को भी मेरे थ्रू, इस माध्यम से आप लोगों तक भी वो चीज़ पहुँच सके। तो मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निकाला और हर एक सब्जेक्ट में एक A4 साइज शीट ली और उसमें डिकोड करने की कोशिश की कि क्या क्वेश्चन का कितना डिमांड है, कितनी बार पूछा जा रहा है। तो हैंडफुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे निकल गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एविडेंस की बात करूँ तो डाइंग डिक्लेरेशन शायद अब 10 साल में अब देखें तो करीब करीब 5 बार रिपीटेड है, तो मैंने 5 स्टार मार्क्स लगा दिए। मैंने बगल में लिख दिया कि शॉर्ट नोट में कितनी बार आया है, लॉन्ग नोट में कितनी बार आया है। और एक पेज में मैंने निकाला कि खास करके आपको TPA और कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ क्वेश्चन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरह के सारे सब्जेक्ट में कितनी बार कौन से क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आए हैं, कौन से क्वेश्चन लॉन्ग नोट में आए हैं और कौन से क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी मैंने लिस्ट तैयार कर दी। उसी के हिसाब से उसी लाइन में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली। सो मेरा फाउंडेशन जो था पूरे मेंस प्रिपरेशन का वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व किया। और मैं ये बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, अगर आर्टिकल 14 पे क्वेश्चन है तो कभी आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों में डिफरेंस पूछा है। कभी आपको न्यू डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी के बारे में पूछा गया है।
फिर कभी आपको सब्सटैंटिव इक्वालिटी के बारे में पूछा गया है, कभी आपको इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और केस लॉस के बारे में पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन के ही डिफरेंट न्यूएंसेस और ऑरिजिन हो सकते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन नोट नहीं करना है, आपको जस्ट नोट करना है आर्टिकल 14। डाइंग डिक्लेरेशन में बहुत पार्ट हो सकते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, हु कैन रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन, उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, केस लॉज क्या है, क्या कन्विक्शन हो सकता है सोल बेसिस पे। तो डिफरेंट न्यूएंसेस हैं। तो आपको सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन लिखना है और हर एक टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, आपको लॉन्ग नोट में 5 पन्नों का नोट्स ऑन एन एवरेज रेडी करना है, जिसमें आप हर एक डायमेंशन को ट्राई करें कि कवर अप कर ले। और शॉर्ट नोट के लिए आप 3 पन्नों का नोट्स बनाएं, ट्राई करें कि 3 पेज में सारे न्यूएंसेस को कवर कर ले। मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूँगी कि केस लॉ मेमोराइज करना, मगअप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर भी मैं कोशिश करती थी कि एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 केस लॉज को याद कर पाऊँ। अगर अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बिल्कुल ही केस लॉ नहीं लिख के आइएगा तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा, बट ट्राई कीजिए कि केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ तो आपको बिल्कुल याद रहे ही रहें। खास करके हर एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें एक दो केस लॉ आप जरूर डालने की कोशिश करें। अगर आपका पेपर कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए का है तो आपको अगर केस लॉ नहीं भी याद है तो आप इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझा सकते हैं आंसर में। तो मैं 5 पन्ने और 3 पन्ने की स्ट्रैटेजी लेके चलती थी। लॉन्ग नोट में 5, 3 पन्ने और 3 पन्ने शॉर्ट में, क्योंकि अगर मैं 5 पन्ने याद कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे उस एग्जाम प्रेशर में और उस एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं मैं 3.5-4 पन्ने ही लिख पाऊंगी। ट्रस्ट मी, यू कांट चेंज परफेक्शन। अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे हो और या फिर मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हो, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके एक लॉ की अच्छी क्लैरिटी के साथ, केस लॉ के साथ अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके हाई प्रोबेबल चांसेस हैं कि आप मेंस क्लियर कर लोगे। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी रही आंसर राइटिंग की। और ये अगेन आप लोगों को जैसा पता होगा कि 3 पार्ट, फॉर एग्जांपल है, मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, पहले मैंने इंट्रोडक्शन, फिर देन आपकी बॉडी और आपका कंक्लूजन आया। तो इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है कि वो लॉन्ग नहीं रखना, आपको 2 से 3 लाइन में ख़त्म करना है। अगर कोई जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है तो आप उसको बिल्कुल ही लिखें। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि मैं क्या करती थी। जैसे हम मेंटेनेंस के एग्जाम्पल ले सकते हैं, CRPC 125। तो क्या है उसका एम, ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेस्टिट्यूशन या वैगरेंसी से रोकना, बचाना, वुमेन के सोशल लेजिस्लेशन और डिपेंडेंट्स का, ये सब चीज़ों को आप जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट में डालो। अगर बेल की बात रहे तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पे ही वो पूरा चीज़ बेस्ड है कि अक्यूज इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट आप अपने इंट्रोडक्शन में करा सकते हो। मैं ये भी ध्यान देती थी अगर कुछ लाइन मुझे किसी जजमेंट की अच्छी लगी तो इन दी वर्ड्स ऑफ ... करके मैं उन चीज़ों को अपने आंसर में इम्बेड करने की कोशिश करती थी। और मैं लाइव लॉ को थ्रू आउट पढ़ती थी। दो मैं केसेस को ना डालूं पर मेरे लीगल एक्यूमेंट शार्प होते रहे, मैं एनालाइज कर पाऊँ, लॉ को समझ पाऊँ, इसलिए मैं काफ़ी अपडेटेड रहती थी लाइव लॉ पे। अगर कुछ लैंडमार्क जजमेंट आया है, आपको ऐसा लगता है, आपको ध्यान में है, तो आपको बिल्कुल आप अपने आंसर में उसको लिख सकते हो, पर ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर कुछ प्रेसिडेंट सेट है और वही रिहाइड्रेट किया गया है तो मैटर नहीं करता कि आप उसको लिखो ही लिखो। बट हाँ, कुछ चीज़ें लैंडमार्क निकल कर आई हैं तो आप बिल्कुल उससे लिखो, आपको एक एज मिलेगा और एक ब्राउनी पॉइंट जरूर आप गेन कर पाओगे। तो अगर मैं पूरी और जीके जीएस के लिए अगेन मैंने जो मिसलेनियस कॉपी में अपने नोट्स बनाए थे उसका हेल्प लिया। और यहाँ पर आपका कुछ फैक्चुअल 1 लाइनर और 5 मार्क का क्वेश्चन ही आता है। तो आपको स्पोर्ट्स, अवार्ड, इंस्ट्रूमेंट्स, साइंस की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ मशीन्स के नाम, कुछ एलिमेंट्स के नाम, आपको अच्छे से कुछ चैप्टर, जैसे कि अगर बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके जितने भी सिस्टम्स हैं, न्यूट्रिशन है, वाइटामिन्स हैं, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। साइंस की बात करें तो ऑर्गेनिक को ज़्यादा अच्छे से करना है केमिस्ट्री में। और फिजिक्स का क्वेश्चन आपको लाइट रहेगा, जैसे एसआई यूनिट, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, साइंटिस्ट के नेम। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन, तो मेरी जो भी थी वो प्रीलिम्स के कुछ नोट्स, और मैं गूगल का काफ़ी यूज़ करती थी क्योंकि यहाँ की जो साइंस स्टूडेंट, 12th तक मेरा साइंस था, फिर भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिल्कुल टूट चुका था। तो फिर से साइंस को मुझे काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ा। वाई वाले क्वेश्चंस भी यहाँ आते हैं, वाई इट हैपन, हाउ इट हैपन। तो आप सोचते रहो कि ऐसा क्यों है। अगर कुछ आपके दिमाग में आया तो रैंडमली आप गूगल करो और उसको देखो। और मैं ऐसा करती थी कि मैं खुद को ही अपने व्हाट्सएप के गूगल लिंक भेज दिया करती थी
कुछ लिंक अच्छे दिखे, कुछ नोट्स अच्छे दिखे, तो खुद ताकि मेरा एक जगह रहे। मैं बहुत ज़्यादा लैपटॉप फ्रेंडली नहीं थी कि लैपटॉप से पढ़ाई करूँ। मेरे हाथ में फ़ोन रहता था, मेरे को फिजिबल लगता था वो कि गूगल करें, तुरंत आंसर निकालिए, तुरंत नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए। देन एंड देयर आप वहाँ पर वहीं उसी चीज़ों को नोट डाउन कर लिए कि क्या है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है, जो आपको जिसको बेस बनाकर आपको आगे बढ़ना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी रही। और एक पेपर में हमेशा किसी भी आंसर के बाद छोड़ दिया करती थी, ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझ में आए, या कुछ लैंडमार्क जजमेंट आ रहे, सपोज आई एम रीडिंग एनी जजमेंट्स ऑन द लाइव लॉ एंड आई सॉ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो मैं देन एंड देयर वहाँ पे जो मैं पेज ब्लैंक छोड़ी उसमें मैं नोट डाउन कर लेती थी। ओके, रही बात अब इंटरव्यू की, जो हमारा थर्ड स्टेज है, आपका बिल्कुल ही आप कितने इंटेलेक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली क्लियर है लॉ के साथ, आप ये बिल्कुल आप अपने आप को प्रूव कर चुके हैं मेंस आते आते तक में। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका आप कितने स्पॉन्टेनियस हो अपने डिसीजन मेकिंग के साथ, कितने कॉन्फिडेंट हो, क्या आप किसी प्रेशर को झेल पाओगे, अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आपके सामने है तो कैसे आप रिएक्ट करते हैं, इसकी टेस्ट है। अगर मैं अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी रही थी, बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल थे। ये एक हाइप्ड है कि इंटरव्यू में ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि यहाँ मिनिमम 35 मार्क आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, तो ऐसा नहीं मिल पाता, डिफ़िकल्ट है। ये बिल्कुल ही अचीवेबल है, और ये बस 2 साइडेड कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग है। आपसे पूछा जाएगा, आप आंसर आप कीजिए, नहीं आएगा आप हम्बली अपॉलॉजी लीजिए, पार्डन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। 2-3 चीज़ें मैं बिल्कुल बोलूँगी ध्यान देना है जो इंटरव्यू में। वो पहला है, आप ऑनेस्ट रहिए अपने आंसर्स के साथ। आप उन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपर्ट एंड दे कैन स्कैन यू विद इन अ फ्यू सेकेंड्स कि आप कितने डेप्थ में हो। तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपको नहीं आता है आंसर, बिल्कुल अपॉलॉजी हम्बली मांग के आपको मूव करना है। तो मेरी इंटरव्यू में मेरे से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए, कुछ लॉ के क्वेश्चन पूछे गए, और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए। आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में एक दो मुझे लीगल प्रॉब्लम दिया गया, उसमें पूछा गया मेरे से। एंड कुछ पर्सनल क्वेश्चन में कि मैंने अपनी सारी पढ़ाई BA LLB या फिर जो भी है मैंने बाहर से की, तो मैं अब यहाँ कैसे काम कर सकती हूँ, या फिर मैंने साउथ में अपनी एजुकेशन को क्यों ली, क्यों ऑप्ट नहीं किया मैंने यहाँ एजुकेशन सिस्टम को। इस तरह से भी मेरे साथ क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, उसमें मैंने सिंपली सॉरी बोला। मुझसे CPC के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, मुझसे कोर्ट फीस एक्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए, मुझसे नार्को एनालिसिस टेस्ट के पर ओपिनियन मांगा गया, मुझसे जूरिस्प्रूडेंस के भी क्वेश्चन पूछे गए, जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ को रिलेट करके भी मेरे को एक प्रॉब्लम दिया गया। तो इस तरह से इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा रहा, करीब करीब 12 से 15 मिनट का ड्यूरेशन था। एंड बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल होते हैं, आप बस ऑनेस्ट रहें और कॉन्फिडेंट रहें। सो लास्टली मैं 2-3 चीज़ों को बताना चाहूँगी DKT के माध्यम से, कि जस्ट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, यूनिवर्स इज ऑल्सो लिसनिंग टू यू। आप मैनिफेस्टेशन में भरोसा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि आप सोचें कि मैं जज बनूंगी, जज बनूंगा, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ, बीट एनी एग्ज़ाम्स, बिकॉज आई अपीयर्ड फॉर मेनी एग्ज़ाम्स। और हर चीज़ में मेरा मूल मंत्र यही रहा कि मैं मैनिफेस्ट करती थी कि मैं उस जगह पर हूँ, उस पोजीशन पर हूँ। और आज आप इफ़ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। आपको डिसबिलीव और सेल्फ डाउट के ट्रैप में बिल्कुल नहीं रहना है। हाई एंड लोज आते रहेंगे, उससे आपको निकलना है। आप अपने फ्रेंड्स से, आप अपनी फैमिली से पॉजिटिव एसोसिएशन जो भी आपका हो सकता है, जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, आप वहाँ से रहें। डिसएसोसिएट करें अपने आप को नेगेटिविटी से। एंड दूसरी बात है कि लंबा ड्यूरेशन है, स्ट्रगल लंबी हो सकती है, बट जितनी भी रेस्टलेस नाइट है आपको एक दिन अच्छा लगेगा। एंड इट इज़ वेल सेड कि one day in years of struggle will strike you so most beautifully, and here I am with that thing। and ये testimony है इस चीज़ का कि आप अगर लगे हैं, perseverance है आप में, discipline है आप में, तो you can do it। और हिंदी में भी एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जन्मते होते सुजान। तो आप जितना अपने आप को घिसोगे, तपोगे, आप ब्यूटीफुली निखर कर आओगे और आपका 100% रिजल्ट होगा। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू DKT टीम फॉर कमिंग हियर एंड शूटिंग माई वीडियो। इसके माध्यम से अगर मेरी स्ट्रैटेजी आप लोगों तक पहुंचती है और हेल्पफुल अगर होती है, तो आई वुड बी मच एंड मच ग्रेटफुल टू द टीम। थैंक यू सो मच।